इससे पूर्व के वीडियो में हमने भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं भूगोल की महत्वपूर्ण एक शाखा प्रादेशिक भूगोल के बारे में। प्रादेशिक भूगोल जिसे समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें एक शब्द है प्रदेश। ये प्रदेश जो शब्द है, पहले इसको अपने परिभाषित करें और फिर इसके बारे में अपने लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ें तो अपने लिए प्रादेशिक भूगोल थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अपने घर से निकलते हैं और एक लंबी दूरी की यात्रा करते हैं जिसमें रास्ते में अपने देखते हैं कि कभी कृषि क्षेत्र है, कभी मरुस्थलीय क्षेत्र है, कभी जंगली यानी कि वनस्पति वाला क्षेत्र है, फिर से दोबारा कृषि क्षेत्र है। तो ये जो स्थल भाग है ये भिन्नताओं से भरा पड़ा है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर सर्वत्र क्या मिलती है? भिन्नताएं मिलती है, समानताएं नहीं मिलती। तो ये जो भिन्नताएं हैं इनमें से कुछ समानताओं को हमें खोजना है, तो वो संभव हो पाता है प्रदेश या प्रादेशिक भूगोल के माध्यम से। जैसे प्रदेश के लिए अगर अपने सीधे बोलें तो प्रदेश क्या है, अगर ऐसा है तो कहा जाएगा कि वे क्षेत्र जिनमें समान लक्षण और समान गुण पाए जाते हैं, वो क्षेत्र जिनमें समान गुण और समान लक्षण पाए जाते हैं और वो इन्हीं समान गुणों और समान लक्षणों के आधार पर पहचाने जाते हैं और इनका जो बाहरी क्षेत्र से जो इनको अलग करता है, इनको बाहरी क्षेत्र से भिन्न बनाता है, यही अंदर की समानता या समांगता। यानी कि अंदर के जो समान तत्व हैं, एक जैसे ही जो लक्षण हैं, वो उस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से भिन्न बनाते हैं और जहाँ इनकी समानता खत्म हो जाती है वहीं पर इस प्रदेश की सीमा भी समाप्त हो जाती है। जैसे आपने देखा, मान लिया एक बार अपने मान लेते हैं कृषि प्रदेश। आपने देखा कि जहाँ आपने देखा कृषि प्रदेश लगातार चल रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं और कुछ दूरी पे आया कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब मरुस्थल अचानक से तो आएगा नहीं, आप देखोगे कि कहीं पर इनका संक्रमण क्षेत्र भी है, पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। कुछ ऐसा होगा कि बार बार कृषि क्षेत्र, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और फिर मरुस्थलीय क्षेत्र ही लगातार चलेगा। तो ये जो संक्रमण का यानी क्षेत्र है वो इस कृषि प्रदेश की क्या होती है? सीमा होती है। लेकिन ये सीमा स्पष्ट कर पाना कठिन हो जाता है और एक कहा जाता है कि प्रदेश के आकार की कोई भी जो है वो आधारशिला नहीं है। इसका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, प्रदेश का आकार कितना भी छोटा हो सकता है। एक ग्रामीण क्षेत्र भी प्रदेश का आकार हो सकता है और एक बड़ा महाद्वीप भी प्रदेश का आकार, पूरी पृथ्वी को ही हम प्रदेश मान सकते हैं। लेकिन चलो अपने शुरुआत करते हैं वारेनियस महोदय से। जर्मन के एक विद्वान वारेनियस महोदय, इन्होंने 1650 के अंदर बताया था कि भूगोल को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक है सामान्य भूगोल, दूसरी है विशिष्ट भूगोल। अब जो सामान्य भूगोल है जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के नियम, पृथ्वी के जो सिद्धांतिक जो बातें हैं वो पढ़ेंगे, इसे हम यानी सामान्य भूगोल को हम क्रमबद्ध भूगोल भी कह सकेंगे। दूसरी आती है कौन सी? विशिष्ट भूगोल। इन्होंने दूसरी क्या बताई? विशिष्ट भूगोल, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी का नहीं, उसके कुछ भागों का यानी बड़े भागों का अध्ययन करता है। उन भागों को फिर से डिवाइड करके छोटे भागों को यानी महाद्वीपों का अध्ययन कर सकता है। इसके बाद में अपने देखें तो महाद्वीपों को छोटे प्रदेशों में बांटें तो देशों के बारे में, देश जो हैं उनका अध्ययन कर सकता है। राज्यों को प्रदेश मान के उसका अध्ययन कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रदेशों की राजनीतिक सीमाएं भी नहीं होती। कहीं कहीं लिखा आता है कि प्रदेश की सीमाएं जो है वो राजनीतिक नहीं हो सकती। इसकी सीमाओं का निर्धारण करना कठिन हो जाता है क्योंकि अपने आधार किसको मानते हैं? जैसे कि धरातलीय भूदृश्यों को, जैसे कि उच्चावचों को। कहीं पर पर्वत क्षेत्र है, कहीं पर पठारी, कहीं पर मैदानी। तो पर्वतों का पता नहीं चलता कि वो कब पठारी में कन्वर्ट हो रहे हैं।
जैसे ही आप दक्षिण भाग से, भारत के जो है दक्षिण भाग से, पठारी क्षेत्र से लगातार आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अरावली की पहाड़ियाँ आ गई, इसके बाद में जो है वो दिल्ली के बाद में जो है वो पर्वत शुरू हो गए हैं, मैदान में कन्वर्ट हो गया बीच में। तो ये क्या होता है, इसकी सीमांकन करना कठिन हो जाता है। तो पर्वतों का ये नहीं पता चलता कि जो पर्वत हैं, जैसे हिमालय के पर्वत हैं, वो कहाँ उसका अंतिम छोर है, उसकी रेखा कहाँ है। तो उसका अंतिम छोर पर कुछ छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देती है जो लास्ट में दूसरे जो प्रदेश से मिक्स हो जाती है। फिर दूसरा प्रदेश संपूर्णता अपने आप में एकांकी यानी क्षेत्र यानी कि संपूर्ण बनकर चलता है अपने आप में। यानी कि एक क्षेत्र में अगर किसी तत्व की समानता मिलती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरा तत्व मिलता है, तो दो अलग अलग प्रदेश हैं। जैसे कि मान लो ये एक औद्योगिक प्रदेश है और ये एक कृषि प्रदेश है, ठीक है। यानी एक प्रदेश में उद्योगों की समानता मिलती है, यहाँ पर लोग जो कार्य करते हैं उनका संबंध भी उद्योगों से है, और यहाँ पर लोग क्या है, कृषि करते हैं। तो वारेनिस महोदय ने इसे दो भागों में बांटा, कहा कि एक सामान्य भूगोल जिसे हम क्रमबद्ध कहेंगे, जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी को इकाई मानकर अध्ययन करता है। दूसरा हमारा ये जो प्रादेशिक भूगोल है जिसे हम विशिष्ट भूगोल कहेंगे, और ये प्रदेशों के रूप में बांटकर यानी कि बांटकर उसके बाद में उनको इकट्ठा करके, यानी कि अगर देखें तो सामान्य भूगोल विश्लेषण करके अध्ययन करता है, लेकिन विशिष्ट भूगोल जो है, प्रादेशिक भूगोल है, वो संश्लेषित अध्ययन करता है। यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर पर्वतों के बारे में, यानी महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, फिर वायुमंडल के बारे में, तो ये जो अध्ययन किया जाएगा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का, तो ये तो हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सामान्य भूगोल। और दूसरा प्रादेशिक भूगोल में आप किसी भी प्रकार से क्षेत्र को डिवाइड करोगे, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का जो खान पान, रहन सहन, जो मानवीय क्रियाएं हैं, वो मानवीय क्रियाएं उस क्षेत्र के जो उसने लंबे समय तक वहाँ पर अपने आप को जो प्रकृति के उस क्षेत्र के साथ अनुकूलन कर कर अपने जो खुद को उसने उसके प्रति, क्षेत्र के प्रति ढाल कर वहाँ पर समायोजन करके जो कुछ वहाँ पर सीखा है, तकनीकों का उपयोग किया है और वहाँ रहना वो सीख गया है, तो वहाँ की जो क्रियाएं हैं, वो जो क्रियाएं करेगा उस क्षेत्र के साथ मानवीय क्रियाएं क्या हो गई, जुड़ गई हैं। तो ये यहाँ का प्रादेशिक अध्ययन कहलाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन जो है 1905 के अंदर इन्होंने एक किताब लिखी थी, द मेजर नेचुरल रीजन। इन्होंने किताब लिखी द मेजर नेचुरल रीजन। इसमें इन्होंने जो अपनी रॉयल सोसाइटी, जियोग्राफिकल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत की थी, ये भी जो है वो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश के नाम से जो किताब लिखी, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं 1939 के अंदर हार्टसन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने किताब लिखी थी द नेचर ऑफ जियोग्राफी। इन्होंने भी इसके अंदर प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन किया है और प्राकृतिक प्रदेशों को समर्थन दिया था। अब बात करते हैं कि वही कि एक क्षेत्र के अंदर जो प्रदेश की संकल्पना है, उसके अंदर अपने देखें तो एक तो होता है प्रदेश उपागम और एक है प्रादेशिक भूगोल। जो प्रादेशिक उपागम है वो तो बड़ा ही कठोर हो जाता है, कहता है कि सिर्फ एक ही तत्व जो है उस क्षेत्र में उसकी समानता होनी चाहिए, यानी वो एक जैसा होना चाहिए, एक समान तत्व होना चाहिए, और एक जो तत्व है वो बिल्कुल उसकी समानता पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए। और दूसरा कहें तो क्षेत्र है वो प्रादेशिक भूगोल के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, दो तत्व, तीन तत्व या कई तत्व जो हैं वो मिलकर उस क्षेत्र को बनाते हों, लेकिन वो क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कुछ विशेष दिखना चाहिए कि उस जैसी है, उस जैसी जो समानता है वो उसके नज़दीकी क्षेत्र में नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि दूसरे क्षेत्र से वो समानताएं, वो जो आपस में उसमें जो समांगता है, उसके अंदर जो एक जैसापन है, वो दूसरे क्षेत्र से अलग होना चाहिए, तभी तो वो प्रदेश कहलाएगा। वैसे प्रादेशिक भूगोल जो है वो भूगोल को विकसित करने के लिए ही बना है। यानी कि चाहे भूगोल को आप कितने ही भागों में बांट दो, जैसे कि इन्होंने बांटा था सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, तो ये दोनों मिलकर ही क्या है, भूगोल का विकास करते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू ही मान लो, जो भूगोल के विकास के अंदर कार्य करते हैं। अब देखो प्रदेश के अंदर या प्रादेशिक भूगोल के अंदर अपने बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका एक का यानी लगातार एक का फिर दूसरे का लगातार एक का आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे।
अब एक बड़े जो प्रादेशिक भूगोल यानी एक बड़े प्रदेश का भी अध्ययन कर सकता है, और उसको अगर छोटे छोटे प्रदेशों में बांटें, विभाजन करके भी उनका जो है वो गहराई से अध्ययन कर सकता है। यानी कि उसमें जितने भी तत्व मिलते हैं उन सब का एक एक बार सभी का अध्ययन कर सकता है। इसके कुछ छोटे उपभाग भी हैं जिनको उनको जो अपने आधार मान सकते हैं, जैसे कि अपने प्राकृतिक प्रदेश, इसमें आएगा पर्वत पठार मैदान ऐसे। या अगर जलवायु प्रदेश के आधार पे मानोगे तो इसमें शीत जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या उष्ण जलवायु के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, एक क्षेत्र बर्फीला है, दूसरा क्षेत्र बहुत ही गर्म, तो ये हुए ना अलग अलग प्रदेश। ऐसे ही आप इसे वनस्पति के आधार पर भी अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हो, जैसे शुष्क वनस्पति, या आप मान सकते हो कि मानसूनी वनस्पति, या आप सदाबहार वनों का क्षेत्र, तो ये अलग अलग है। ऐसे ही मृदा प्रदेश भी मान सकते हो कि जैसे कि काली मिट्टी का प्रदेश, लाल मिट्टी का प्रदेश, पीली मिट्टी का प्रदेश, दोमट मिट्टी का प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश, तो ये कई भागों में इसको आप बांट सकते हो प्राकृतिक प्रदेश को। ऐसे ही दूसरा है सामान्य प्रदेश। इसमें जैसे कि सामान्य जैसे अपने बांटते हैं, अभी आगे देखेंगे तो पूरी पूरी बुक्स इस पे चलेगी। जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश, तो हम पूरे विश्व के मरुस्थलों के बारे में पढ़ लेंगे। अगर हम मानसूनी प्रदेश की बात करें तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पूरे संसार में सभी पूरा जो संसार है उसके अंदर जहाँ पर भी मानसूनी जलवायु मिलती है वहाँ का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में अगर अपने सवाना घास की बात कर लेंगे तो जहाँ पर सवाना घास जैसी ही अन्य जगह पर घास मिलती है उनको भी अपने। अब इसके बाद में विशिष्ट प्रदेश। अगर विशिष्ट प्रदेश की बात करें तो विशिष्ट प्रदेशों में जैसे कि अगर कोई विशेष आकृति बनी हुई है, विशिष्ट प्रदेशों की बात करें तो इसमें कुछ विशेष आकृतियां बनी होती है जैसे कि वो कहीं और नहीं मिलती। जैसे कि अरावली, अरावली का नाम आते ही हम कहाँ, राजस्थान के मध्य में अरावली की बात करेंगे। अगर हम सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो वो गंगा का डेल्टा है, सुंदरवन और कहीं पर डेल्टा नहीं है। अगर अपने मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो वो अपने सीधे ईरान इराक वहाँ पहुँचेंगे। अगर अपने जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे। यानी जिनका विशिष्ट नाम दिया गया है और हमारी पृथ्वी पर विशेष पहचान बनाए हुए हैं वो विशिष्ट प्रदेशों में शामिल हो जाएंगे। अब है राजनीतिक प्रदेशों की बात करें। राजनीतिक प्रदेश में जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अपनी राजनीतिक सीमाओं के आधार पर अगर किसी प्रदेश को मान लिया है तो वो राजनीतिक प्रदेश हो जाएगा। ऐसे ही कुछ छोटे तहसील या राज्य स्तर पर यूपी, बिहार और राजस्थान इस प्रकार से अपने मानेंगे तो वो भी क्या है, एक प्रदेशों का लघु जो है रूप है। ऐसे ही अपने बात करें तो नगर प्रदेश। अगर नगर प्रदेश की बात करें तो जैसे जमशेदपुर नगरीय जो है वो कार्यात्मक है, ये तो नगरीय प्रदेश की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, विदेशों में बात करें न्यूयॉर्क, वुहान, तो ये जो शहर हैं, मुख्य नगर जो हैं, इन नगरों का जो लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, नगरों से जितने भी रिलेटेड हैं, नगरों का जितने लोगों से व्यापार वाला संबंध नहीं, व्यापार का संबंध तो काफ़ी दूर तक चला जाता है, लेकिन दैनिक जीवन में जो लोग जुड़े होते हैं उतने क्षेत्र को अपने उसमें नगर प्रदेश में शामिल कर लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं तो कार्यात्मक यानी कर्मोपलक्षी प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें जो लोग जो हैं वो स्थानीय क्षेत्र में कार्य जो करते हैं उनका संबंध देखा जाएगा। जैसे कृषि या कोई कृषि के अलावा उद्योग देख सकते हैं, जैसे जमशेदपुर जो अपना क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र होते हैं इनमें लोग जो है कार्यात्मक दृष्टिकोण से वहाँ जुड़े होते हैं और वो भी उनका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। तो ये प्रदेशों का रूप है और प्रदेशों को अपने जैसे जैसे आगे टॉपिक करते जाएंगे आप प्रदेशों के बारे में बिल्कुल संपूर्णता से, सरलता से समझ पाएंगे। वैसे प्रदेशों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि न तो इसकी सीमा होती है और न ही पता होता है कि प्रदेश का जो रूप है वो कितना बड़ा होगा। इसको पूरी पृथ्वी की को एक इकाई के रूप में मानकर भी अध्ययन कर सकते हैं और एक छोटे क्षेत्र को भी प्रदेश मानकर अध्ययन कर सकते हैं। बस इसके एक बिल्कुल क्लियर कट जो बात है वो आप ये कह सकते हो कि प्रदेश में एक जो प्रदेश है उस प्रदेश यानी उस क्षेत्र के अंदर तत्वों की समानता या कोई विशेष लक्षण के आधार पर वो दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होने चाहिए, तब उसको अपने एक प्रदेश मान लेंगे। और उसकी जो सीमा है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर उसकी समांगता यानी एक जैसापन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर
समांगता खत्म हुई, वहाँ पर उस प्रदेश का क्षेत्र भी यानी सीमा आ चुकी है, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से उस सीमा का पता नहीं चलता। वो एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में दो प्रदेशों के मध्य हमेशा ही स्थित रहती है।